Assalamu alaikum. Okay, ji, we have to discuss May June 2023 variant 1 O level. Okay, जी बताइए प्रॉब्लम्स। दुनिया जान के नहीं, सिर्फ मैथ के। Yes, Ikra, we are about to start. So May June 2023 वेरिएंट 1 कैम्ब्रिज ओ लेवल पेपर हमने ये डिस्कस करना है। बताइए प्रॉब्लम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है भैया आपको? ओए होए, किसके साथ? अच्छा जी बताइए प्रॉब्लम्स। साइन पेपर की है। एक तो स्टेट जी बताएं प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
जी, मुश्तबा, मनहा, इकरा, अरिशा, उमैर, सब बताइए। कोई मसाइल नहीं है इस पेपर में? Sir, I have an issue question 1 part A or 2 में when it asks for के describe the transformation मेरे से वो वाले part नहीं होते. ओके, अच्छा जी, इकरा ने कहा क्वेश्चन नंबर 1 का, आई थिंक, सॉरी, इकरा क्वेश्चन 1 बी पार्ट। कोई मैसेजेस किए हुए हैं मुझे लगता है किसी ने। जोया 10 बी 26 बी, 10 बी 26 बी। ओके जी, क्वेश्चन 10 बी। ओके, 10 बी देखिए, केट हैज bunch of grapes. Kate has question 10b part. Kate has a bunch of grapes. She ate 1/4 of the grapes in the morning. She ate 2/3 of the grapes in the afternoon. Work out the fraction of the grapes that she has not eaten. देखिए, जब ये फ्रैक्शन के बारे में देता है, अगर तो आपको बता दे कि इतने ग्रेप्स, 20 ग्रेप्स उसने मॉर्निंग में, 30 आफ्टरनून में, और टोटल आपको बता दे, और फिर रिमेनिंग फाइंड करना हो तो वो आप कर लें। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेव्स नहीं बताया हुआ, आपको ग्रेव्स की फ्रैक्शन बताइए कि जितने उसके पास थे उसका 1/4 मॉर्निंग में, जितने उसके पास थे उसका 2/3 आफ्टरनून में। इस तरह का सिचुएशन है। तो जिस तरह आपको ये पता है कि जब इस तरह फ्रैक्शन में दिया होता है तो टोटल फ्रैक्शन का सम क्या होता है हमेशा? इट इज 1। जिस तरह प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो इस तरह फ्रैक्शन अगर गिवन हो तो इसका मतलब टोटल आपके पास क्या होता है? 1। अगर उसने 1/4, if she ate 1/4 in the morning और 2/3 in the afternoon, सो इन दोनों को ऐड करें और टोटल क्या होता है? 1। उसमें से आप माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ द ग्रेप्स दैट हैज नॉट ईटन। माइनस, LCM is 12, 3 times 1 is 3, plus 4 times 2 is 8. So we have 1 minus 11 over 12, which is 1/12. Okay, ये था क्वेश्चन 10 बी पार्ट। नाउ 26 बी पार्ट। यस, 26 ए और बी दोनों पार्ट कर लेते हैं।
26A is the point -2, 3 and B is the point 4, 7. Find the coordinates of midpoint. और midpoint का फॉर्मूला बताइए साइम. Okay, the formula for the coordinates of the midpoint is x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. So average of x coordinate and average of y coordinate. Okay, x coordinate क्या है -2 और दूसरा x coordinate क्या है 4. एक का y coordinate है 3, दूसरे का y coordinate is 7 over 2. So this is 2 by 2, 1, and 3 plus 7 is 10, 10 by 2 is 5. So the coordinates of the midpoint of A and B is 1, 5. A is -2, 3. आपने actually B part पूछा है, so B part करते हैं. बिल्कुल है, और मैं आपका कितना इसमें पार्ट है, तो 26B अब करते हैं. Line L is a locus of points that are equidistant from A and B. अब ये locus IGCSE में तो नहीं है, O लेवल में है सिर्फ, लेकिन जहां से O लेवल का स्टार्ट होगा मैं वहां बताऊंगा. O लेवल सॉरी IGCSE का स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L. सो आप ये बताइए जोया और जो भी लोग O लेवल के हैं कि locus of points that is equidistant from A and B वो क्या होता है. अगर एक पॉइंट A हो और एक पॉइंट B हो, so what is the locus of points which is equidistant from A and B? Perpendicular bisector. जी, it is the perpendicular bisector of AB. So अगर हम A और B को ज्वाइन करें तो this is line AB. So line AB का जो perpendicular bisector होगा वो ये है. So आपसे इस लाइन कहता है कि जो लाइन जो locus है line L is the locus of the points that are equidistant from A and B. So ये locus है L. अब जब ये locus L है और हमें ये बात पता है कि ये locus L जो है ये perpendicular bisector है, so आपको बेसिकली perpendicular bisector की इक्वेशन फाइंड करनी. So कौन से टू टॉपिक्स मिक्स कर दिए इसने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लोकस. अच्छा, जहां तक लोकस की बात थी वो खत्म हो गया टॉपिक. अब आगे क्या है, आपको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो आईजीसीएसई में भी है और ओ लेवल में भी है. जी, लाइन एल की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, आप क्या करेंगे, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और ए बी का मिड पॉइंट ऑलरेडी पार्ट ए में आप फाइंड कर चुके हैं. वो क्या था मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट था आपके पास 1, 5. ये मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन एल पे और लाइन ए बी पे दोनों पे लाई करता है. सो लाइन एल पे लाई करता है. अब आप लाइन एल का ग्रेडियंट चाहिए, इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वी नीड m ग्रेडियंट, वी नीड c टू फाइंड c वी नीड अ पॉइंट. तो ग्रेडियंट कैसे होगा, सो आप फाइंड करेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए बी. सो व्हाट्स द ग्रेडियंट ऑफ ए बी, y2 minus y1 means 7 minus 3 over x2 minus x1 means 4 minus 2, तो 4 plus 2 बन जाएगा. तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी बन गया है 4/6 मतलब 2/3. ये है ग्रेडियंट ऑफ ए बी. देन व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, -3/2.
ये हमें बात पता है कि पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो अब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। अगर देखें y इज इक्वल टू m इज -3/2 x प्लस सी। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m हमें पता चल गया कि -3/2। नाउ हाउ टू फाइंड सी फाइंड करने के लिए आप कोई एक पॉइंट इसमें से लाइन एल के ऊपर कोई एक पॉइंट आपको जो पता हो वो इसमें पुट करें। क्या आपको लाइन एल पे कोई पॉइंट पता है? यस, और वो क्या है? मिड पॉइंट मीन 1 5। सो एक्स में पुट करें 1, वाई में पुट कर दें 5। सो 5 इज इक्वल टू -3/2 प्लस सी। सो सी फाइंड करने के लिए -3/2 उस तरफ आएगा तो +3/2 हो जाएगा is equal to C. So C is LCM is 2, 2 times 5, 10 plus 3. So the value of C is 13/2. Hence the equation is y is equal to -3/2 x plus 13/2. जी क्लियर है? ये था क्वेश्चन 26 बी पार्ट। नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन 27 पार्ट सी। क्वेश्चन 27 कंप्लीट कर लें या सिर्फ सी पार्ट करो? ओके। शो दैट ATM इज अ स्ट्रेट लाइन। आप मुझे ऐसा करें, AM का मुझे इसके मुझे आंसर चाहिए होंगे, AM का और AT का। 3C माइनस A मीन -A प्लस 3C और AT -2/3A प्लस 2C। ऐसा ही है। देखिए अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये ATM एक स्ट्रेट लाइन पे लाया करता है तो आपको बेसिकली क्या प्रूव करना है कि AT और AM में रेशो क्या है, वो इक्वल मीन कोई रेशो एग्जिस्ट करती है। अगर आप प्रूव कर देते ना कि AT रेशो AM इज इक्वल टू 3/2 5/2 1/3 1/7, कोई भी एक रेशो आप प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब आपका ये प्रूव हो जाएगा। सो अब मैंने AT भी फाइंड किया हुआ है, मैंने AM भी फाइंड किया हुआ है। तो अब इन दोनों की रेशो में जस्ट लूंगा और रेशो लेने से आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, मीन ये AC वगैरह कैंसिल होने चाहिए। मैं सी पार्ट यहां कर रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू टेक रेशियो ऑफ AT विथ AM। AT क्या है? AT है -2/3A प्लस 2C और AM क्या है? -A प्लस 3C। सो मैर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपने प्रूव करना है कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो आपको प्रूव करना है AT रेशियो AM इज अ कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, -1 -2 1/2 1/3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये A और C गायब होने चाहिए। अब ये A और C कैंसिल होने चाहिए। देखते हैं क्या कैंसिल हो सकते हैं। डिनोमिनेटर में -A प्लस 3C उसी तरह लिखा। न्यूमिनेटर में 2 फ्रैक्शंस हैं, उनका मैं एलसीएम लेने लगूं। न्यूमिनेटर में उनका मैं एलसीएम लेने लगूं। एलसीएम क्या है? बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं इधर ही एलसीएम ले लूं और फिर उधर डायरेक्ट पुट कर दूं। इसका एलसीएम इधर ही मैं लेता हूं, ये बनेगा 3 -2A प्लस 6C, ऐसे ही है। और इसको अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है।
अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, -a+3c, और डिनोमिनेटर क्या है 3। तो आपके पास आ रहा है 2/3 इंटू -a+3c। ये बात समझ आई? आप देखिए -a+3c क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और आपके पास क्या रह गया, AT/AM क्या है, 2/3। तो ये आपको प्रूव करना होता है कि AT और AM में जो रेशियो है वो एक सेम रेशियो बनती है, कोई रेशियो बनती है, कि वो कांस्टेंट इक्वल है। या आप इसको लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AM, यूं भी आगे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं कि AT इज इक्वल टू 2/3 AM, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही प्रूफ है इसका कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब कभी आपको कहता है कि लाइंस पैरेलल हैं, ये प्रूव करें पैरेलल है, तो उस वक्त भी ऐसा ही होता है, तो उनमें रेशियो सेम होती है। और जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे तो उस वक्त भी ऐसी होती है कि उनमें रेशियो आपको तो ये कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, तो एक रेशियो उनमें एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बताइए। कब है? मरियम इज सेइंग क्वेश्चन 12। ए और बी दोनों ही कर लेते हैं। Ellie keeps a record of the computer games he plays. Out of the first 6 games, Ellie wins 4. Out of the first 20 games, Ellie wins 13. Use these results to find the best estimate for the probability that Ellie will not win the next computer game he plays. जी, ये क्वेश्चन 12 ए पार्ट है। देखिए उसके पास जो रिकॉर्ड है फर्स्ट 6 गेम का, एली ने कितने विन किए हैं 4, और जो फर्स्ट 20 गेम्स हैं उसमें उसका रिकॉर्ड क्या है कि एली विंस 13। यूज दीज रिजल्ट टू फाइंड द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट एली विल विन। आप मुझे बताइए किसको यूज करना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन को या सेकंड इंफॉर्मेशन को? क्यों? देखिए जितना ज्यादा डाटा होगा उतना बेहतर आंसर आपको मिलता जाएगा, ऐसे ही है ना। अगर एक ही गेम का रिकॉर्ड आपको पता हो और वो गेम उसने विन की हो, उससे तो ये समझेगा सारी विन करेगा उसके बेसिस पे। तो जैसे जैसे जितना रिकॉर्ड आपके पास ज्यादा होगा, जितना डाटा आपका ज्यादा होगा, उससे आप उतना ही बेस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। So use these results to find the best estimate for the probability that Ellie will not win the next computer game he plays. So 7/20. मरियम ने पूछा कौन सा था, 12A पूछा। ओके जी, बी पार्ट भी देख लेते हैं। A spinner is spun n times. The spinner lands on red 14 times. The relative frequency of spinner landing on red is 0.2. Find the value of n. देखिए याद रखें कि जो relative frequency होती है ये भी बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी की तरह ही होती है। मीन जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, relative frequency भी उसी तरह फाइंड करते हैं।
अब अगर वो कह रहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रेड की 0.2 है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 0. अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आप फाइंड कैसे करते हैं? आप कैसे फाइंड करेंगे? रेड हैं कितने? 14, और टोटल कितने हैं? n, और ये किसके इक्वल है? ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? 0.2 के। सो यहां से आप n फाइंड कर सकते हैं। सो n इज इक्वल टू 14 ओवर 0.2। तो 14 ओवर 0.2, बताइए इसका क्या आंसर बनता है? 70। तो n इज 70। जी मरियम, क्लियर है पार्ट ए बी और ये भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम। 13A। bearing, the bearing of Ming field from Lenton is 156 डिग्री। आगे जाने से पहले इसी बात को हम ड्रॉ कर लें कि बेरिंग ऑफ m फ्रॉम l। सो फ्रॉम l का मतलब कि ये है l, फ्रॉम l का मतलब कि l पे हमने क्या ड्रॉ करना है? नॉर्थ। सो ये फ्रॉम l का मतलब l पे बना दिया नॉर्थ। इस नॉर्थ से, इस l से जो बेरिंग है वो m की कितनी है? वो 156 डिग्री है। अब आप बताइए m कहाँ पे होगा? 156 अगर बेरिंग है, आप बताइए क्या m यहाँ हो सकता है? क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है? तकरीबन 90। 90 से ज्यादा क्या इधर हो सकता है? ये तो कितना बन रहा है? 180। तो 180 से कम, सो तकरीबन आप कह सकते हो यहाँ कहीं हो सकता है। यहाँ हो सकता है। हमने एक्यूरेट ड्रॉ नहीं करना, जस्ट एक एस्टिमेट कर लिया कि यहाँ पे दिस इज m, और ये जो बेरिंग है दिस एंगल इज 156 डिग्री। अब क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ L फ्रॉम M। सो फ्रॉम M मीन, अब आप M पे नॉर्थ बनाएं। ये M पे नॉर्थ बना दिया, और इस नॉर्थ से मूव करना है हमने क्लॉकवाइज। कहां तक? L तक। सो ये एंगल फाइंड करना है। अब कंप्लीट एंगल हमें पता है कि 360 होता है, आप ये एंगल फाइंड करें। हमें पता है कि वो जो यू शेप बनता है जब लाइंस पैरेलल होती है, तो उसमें ये और ये एंगल दोनों, इन दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। सो अगर एक एंगल 156 है, देन द अदर एंगल इज 180 माइनस 156 इज 24। और अगर ये एंगल 24 है, तो वो बेरिंग कितनी होगी? 360 माइनस 24 मतलब 336 डिग्री। जी अच्छा, ये स्केल वाला क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर गड़बड़ आप लोग करते हैं। इसी का बी पार्ट, इसी का बी पार्ट किसी ने पूछा नहीं है, तो मुझे बताएं फिर आंसर। चलिए जरा ये कंप्लीट करें क्वेश्चन। आपके पास है 2 मिनट्स। कर लिया? 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन।
जी देख लेते हैं, लगता तो नहीं। मेरा ख्याल है गलत है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। जी रविशा आंसर 1:2 मीन n is 2। जी आलिया 7 days के बाद पेपर। आप कहीं तो है, बाकी को बता आपको तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ। जी आपने 1:0.5 बताया, हम आज आपने क्या बताया, मतलब आपका 0.5। क्यों आप लोग ऐसा बता रहे हैं यार? देखा मार्किंग स्कीम के कितने फायदे होते हैं। हाँ मेरे को अंदाजा है कि आपका ठीक होगा। अभी आप सबको एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन इतनी देर में हम इनसे पूछ लेते हैं। चले आगे उमर जी, चले जी सीखिए आप लोग साइंस, यार कुछ सीखिए। जी साइंस बताइए कैसे किया आपने? 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर होता तो नहीं, लेकिन चले मान लेते हैं। उसके नीचे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। तो ये तो 0.5 ही आएगा, वो ठीक है। अच्छा जी सुनिए इधर, सुनिए इधर। बेसिकली आपको स्केल लिखना था 1:n की फॉर्म में, और आपको पता है रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। हम कभी भी 4.5 सेंटीमीटर को 9 किलोमीटर के साथ इसकी रेशियो नहीं ले सकते। आप कह ही नहीं सकते 4.5 सेंटीमीटर रेशियो 9 किलोमीटर, बिकॉज एक यूनिट सेंटीमीटर है, दूसरी किलोमीटर है। इसको रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको रेशियो हटा दें यहाँ पे। अगर आपको इनको रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो जो सेंटीमीटर है 4.5 सेंटीमीटर, तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। तो आप उसको चेंज करें सेंटीमीटर में। अगर चेंज करें तो कैसे चेंज करें? किलोमीटर, 9 किलोमीटर को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर में आ जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो ये मीटर आ गया। और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। तो अब दोनों यूनिट सेम हो गई हैं। नाउ वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। 4.5 रेशियो, ये क्या बन रहा है, 900,000। तो एक स्टेप तो क्लियर हो गया, रेशियो की फॉर्म में हमने लिख दिया। आपको रेशियो की फॉर्म में लिखना था। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या बनाना है, हमने 1 बनाना है। मीन इस 4.5 को 1 बनाना है। बताइए इस 4.5 को हम 1 कैसे बनाएं? इसको भी 4.5 से डिवाइड कर दें और उसको भी 4.5 से डिवाइड कर दें। दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर दें 4.5 से। तो इधर डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा।
और 900,000 डिवाइड बाय 4.5 इज 200,000। यही तो साइम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। So this is how you find the ratio scale of math। जी नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। डन, नो मोर प्रॉब्लम्स। ओके जी, कल के लिए पेपर जोया या मरियम, आप दोनों में से कोई भी बता दें कल कौन सा पेपर होना चाहिए। जोया एंड मरियम, आप में से कोई भी एक बता दे कि कौन सा पेपर कल होना चाहिए। जी जोया। सर इसी का 1-2 कर लें। इसी का 1-2 चले जी। मई जून 2023 4024 variant 1-2, this is O level। Thank you so much, see you tomorrow। Allah Hafiz।